नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और वक्त हो चला है राजधानी की बड़ी और अहम खबरों का। अमृतसर एयरपोर्ट से 3 फ्लाइटों को डायवर्ट किया गया है। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिसके चलते फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। फ्लाइट लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। तीनों फ्लाइट को चंडीगढ़ किया गया रवाना। आपको बता दें कि फ्लाइट लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली थी। रवाना कर दिया गया। पंजाब के अमृतसर में बढ़ते प्रदूषण और कम दृश्यता यानी विजिबिलिटी बेहद कम होने के चलते श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यातायात पर गहरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली 3 फ्लाइट्स को खराब विजिबिलिटी के चलते चंडीगढ़ डायवर्ट करना पड़ा। इन फ्लाइट्स में एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ साथ 2 घरेलू फ्लाइट्स भी शामिल थी। और हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 समुदायों में झगड़े के मामले पर कार्रवाई हुई है। विशेष समुदाय का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पटाखे फोड़ने पर पूरा विवाद हुआ था। पुलिस ने पलायन के मामले को नकार दिया है। फरीदाबाद में दीपावली के मौके पर हिंदू परिवार पर हुए हमले और मारपीट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में शामिल रहे अन्य व्यक्तियों की तलाश में लगी हुई है। वहीं बल्लभगढ़ के एसीपी महेश कुमार ने बताया कि सुभाष कॉलोनी में 27 अक्टूबर की रात को दुर्गा प्रसाद के बेटे ने पटाखा जलाया था। वहीं साथ में रहने वाले विशेष समुदाय के परिवार ने पटाखे चलाने का विरोध किया। इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और दोनों परिवारों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद दुर्गा प्रसाद ने थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है और जिन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसीपी महेश कुमार ने पलायन और घर बिकाऊ की बातों का खंडन करते हुए कहा कि इन बातों को लेकर आसपास के हिंदू परिवारों से सच्चाई जानी, लेकिन ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए है जो सुभाष कॉलोनी में रहता है, उसके सामने कुछ मुस्लिम परिवार भी और हिंदू परिवार भी आसपास रहते हैं। ये 27 तारीख को शाम को करीब 9 बजे इनका जो लड़का है वो वहां पे पटाखे चला रहा था। तो पटाखे चलाते टाइम वो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद फिर इनमें आपस में इनके कहासुनी हुई और इनका झगड़ा हो गया, जिस पर इन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज उनमें से एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें आसिफ नाम का जो लड़का है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो गिरफ्तारी हमारी पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। और जो इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने के कुछ शरारती तत्वों की वजह से कि भाई कुछ पलायन का या कुछ और तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उनका वहां पे जो और हिंदू परिवार हैं उनसे हमने बात की है। उनको किसी को कोई समस्या वहां पे रहने में नहीं है। आपस में सब लोग पहले से ही मिलजुल कर रह रहे हैं वहां पे। और इन्होंने पहले भी दुर्गा प्रसाद ने एक मकान बेचा हुआ है करीब 1.5-2 महीने पहले, और ये दूसरा मकान भी बेचना चाहता है। सिर्फ इतनी सी बात थी इसमें। बाकी जो झगड़ा हुआ उसमें हम गिरफ्तार कर रहे हैं। बेचने का फिर इनसे क्या संबंध है सर? इसका आज ये मेरे को सुनने में आया कि भाई इसका संबंध इससे बनाया जा रहा है कि भाई ये छोड़ के जा रहा है अपना मकान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से अब इस खबर में एक नया मोड़ सामने आया है,
जहां अभी कुछ दिन पहले न्यूज इंडिया ने खबर को दिखाया था कि आसपास के लोगों की प्रताड़ना से परेशान होकर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा है, लेकिन अब जांच पड़ताल में पाया कि वो पहले एक मकान बेच चुका है, दूसरा मकान बेचना चाहता है और ये सिर्फ एक स्टंट के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहा है। मनोज, पूरी सच्चाई क्या है, खबर की तह क्या है? जीरो पर जाकर हमने लोगों से बातचीत भी की थी। लोगों का कहना है कि ये करीबन 14 से 15 जो समुदाय के जो लोग रहते हैं और वहाँ पर 3 से 4 जो लोग हैं वो हिंदू जो लोग रहते हैं। बता दें कि इससे पहले भी वहाँ से 2 जो परिवार थे, 2 फैमिली थी, वो वहाँ से घर पलायन करके जा चुकी है। पर ऐसे में बता दें कि जिस तरह से पटाखे छोड़ने को लेकर ये बच्चे के साथ जो मारपीट की थी, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको साजिश कहीं ना कहीं इसमें हो। हालांकि पुलिस तमाम जो मामले जांच है वो पुलिस कर रही है। आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे भी पूछताछ गहनता से की जा रही है कि आखिर पटाखे छोड़ने के पीछे और घर पलायन करने के पीछे आखिर क्या कारण है। पुलिस ने अगर बता दें कि जिस तरह से हमला हुआ और वो उसकी सीसीटीवी की फुटेज कहीं ना कहीं वो भी सामने आई थी, जिसमें 8 से 10 लोग हैं जो घर में बिस्तर पथराव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बता दें कि जो मेन गेट है उनको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। घर के बाहर जो स्कूटी खड़ी थी उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। और पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी जान घर के दूसरे कमरे में जाकर डूबते रहे और पुलिस प्रशासन को फोन मिलाया। जब तक प्रशासन नहीं आया तब तक वो बाहर नहीं आए। प्रशासन मौके पर पहुंचकर उन्हें प्रशासन की मदद से ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। पर बता दें कि प्रशासन के आने के बाद ही वो सुरक्षित बाहर निकले थे। पर ऐसे में समय बड़ा सवाल तो यह है कि हरियाणा के फरीदाबाद में इस तरह से जिस तरह से गुंडागर्दी की ये जो तस्वीरें जो सामने आई थी वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात थी। कि इसको लेकर हिंदू संगठनों के जो परिवार है उन्होंने अपने घर के ऊपर एक बैनर लगा दिया था कि हम यहाँ से घर बेचना चाहते हैं, जिसको लेकर उनने साफ बताया कि जो मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे वो परेशान होकर वो अपना घर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले भी 1 से 2 बार वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है और जिसको लेकर वो चुप्पी साध गए, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। और इस बार पटाखे चलाने के पीछे जो लड़ाई हुई है वो कहीं ना कहीं सारा जो मामला है वो निकल के सामने आ रहा है। और इसको लेकर पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 8 लोग हैं जो नामजद आरोपी हैं और करीबन 70 से 80 जो लोग हैं जो अन्य के खिलाफ जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और सभी की जो घर पकड़ के लिए प्रशासन की तरफ से टीमें बनाई गई है, जिसमें एक आरोपी को प्रशासन देर रात गिरफ्तार कर चुका है। और प्रशासन की तरफ से मनोज, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है इनको इस पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, इस पर क्या आरोप है? इनके ऊपर कई अन्य गंभीर जो धारा है वो लगाई गई है। पर ऐसे में बता दें कि जिस तरह से पथराव वहां पर किया गया था और घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की जो तमाम जो धारा है वो वहां पर लगी हुई है। मतलब मारपीट की धाराएं हैं कि धमकाने की धाराएं हैं, किस चीज की धाराएं लगी हुई, कौन कौन सी धाराएं हैं? मारपीट की धारा लगी हुई है और जान से मारने की जो धारा लगती है वो भी धारा लगी हुई है। कई जो धारा है वो प्रशासन की तरफ से लगाई गई है और प्रशासन इस बात को मुखरता नजर आ रहा है कि प्रशासन ने साफ कहा है कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों से परेशान होकर जो फैमिली घर छोड़ने को प्लान करने को मजबूर थी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रशासन ने और भी जो हिंदू लोग रहते हैं उनसे बातचीत की है, उनका साफ कहना है कि जो पटाखे चलाने के पीछे ही ये लड़ाई हुई है। हालांकि जो परिवार है ये पहले भी एक घर उस गली में बेच चुका था, दूसरा घर अब ये बेचना चाहता था, जिसकी कहीं ना कहीं ये दूसरी वजह भी निकल के सामने आ रही है। पर अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और बड़ी बारीकी से प्रशासन इस पर बिल्कुल। और मनोज, जो ये मामला बहुत ज्यादा सामने आ रहा था कि आसपास के लोगों से परेशान होकर पलायन को मजबूर हैं, पुलिस की जांच पड़ताल में ये बात निकलकर सामने आई और पुलिस ने भी अपने बयान में ये बात कही कि वो पहले एक मकान बेच चुका है, उसको वैसे भी वहां से उस जगह को छोड़कर जाना ही है। ये सिर्फ और सिर्फ मकान बेचने के लिए उन्होंने बोर्ड लगाया है, किसी की प्रताड़ना से परेशान होकर नहीं। ये मामला हमने आसपास के जो इलाके के जो पड़ोसी हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने पहले बताया
कि ये छोटी छोटी जो बात है वो इनमें आपस में जरूर हुआ करती थी। और इस तरह से पटाखे चलाने के पीछे और उसके बाद घर प्लान करने का जो मामला है, यहाँ तक कि आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनका कहना था यही था कि उस गली में उनका पहला एक मकान था, वो उन्होंने बेच दिया। इस मकान को भी ये बेच कर जाना चाहते थे। हो सकता है कहीं ना कहीं ये बात को बढ़ाने चढ़ाने के चलते इस बात को अंजाम दिया गया हो। पर ऐसे में बता दें, जिस तरह से जो पीड़ित है, जो चोटें उनको आई पड़ी हैं और जिस तरह से पथराव हुआ, सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो थी वो मीडिया के माध्यम और पुलिस के माध्यम से उस पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, क्योंकि लगातार जिस तरह मारपीट जो सीसीटीवी कैमरे में साफ देखी जा सकती है, उसी के आधार पर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है और 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और 70 से 80 जो अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रशासन की तरफ से टीमें बनाई गई है और धरपकड़ की जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से आज भी जारी है। जी बिल्कुल मनोज, तो ये जो प्रताड़ना का जो मामला था, अब इसने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि इसके लिए टीमों का निर्धारण किया गया है, तो जाहिर तौर पर वहाँ आसपास के लोग भी उनकी प्रताड़ना से परेशान होंगे कि इस व्यक्ति विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि जहाँ पर ये मामला हुआ है स्वास्थ्य कॉलोनी गली नंबर 12 की जो ये घटना है, जहाँ पर हिंदू परिवार काफी हिंदू परिवार में रहता है और मुस्लिम समुदाय के जो परिवार हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं। पर जिस गली की अगर ये घटना है, उस गली में 3 से 4 मकान हिंदू के हैं और बाकी मुस्लिम समुदाय के जो परिवार रहता है। पर जिस तरह से परिवार जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि अगर हम अपने घर में कीर्तन या जागरण करते हैं तो ये लोग हमें नहीं करने देते, माइकों से तार हटा देते हैं, झगड़ा करते हैं। इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो पीड़ित परिवार की तरफ से की गई हैं। पर ऐसे में सवाल तो ये होता है कि पटाखे चलाने को लेकर जब पटाखे चलाने के 2 घंटे बाद इनके घर में पत्थर चलते हैं, मारपीट होती है, घर में जो लोग हैं वो घुसते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो प्रशासन को अपनी मदद के लिए प्रशासन को बुलाते हैं। प्रशासन जब वहाँ मौके पर पहुंचता है तब प्रशासन उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकालकर उनका मेडिकल करवाता है। इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो पीड़ित की तरफ से की जा रही है। पर ऐसे में बताते हैं कि जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं खुली चुनौती या कह दें पूरा जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं हिंदू परिवार को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि कल देर शाम जो हिंदू संगठन के जो लोग थे वो उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया था और उनका साफ आह्वान था कि आप डरे ना, घर प्लान करने की कोशिश ना करें। हम आप बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने हिमाचल को लेकर सुखू सरकार पर हमला बोला है। हिमाचल में गारंटी का मॉडल अब फेल हो गया है, ये बात कही गई है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को तनख्वाह यानी वेतन नहीं मिल रहा है। जनता से सुविधा छीन रही है कांग्रेस, ये बात कही जा रही है। देश के 2 महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल का भी खूब जिक्र हो रहा है। इससे पहले हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश के मुद्दों का खूब जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से दी गई गारंटियों को लेकर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पलटवार किया और हिमाचल प्रदेश में दी गई 10 में से 5 गारंटियों के पूरा होने का दावा किया। वहीं अब इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात कही है। हकीकत है कि सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस को एक आदत सी पड़ गई झूठ बोल करके, झूठी गारंटियां दे करके किसी तरह से कुर्सी हासिल करना, सत्ता हासिल करना। और इसमें पूरे देश के सामने आज हिमाचल चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का जो मॉडल जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, जिस तरह से फेल हुआ है, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये हकीकत है कि हिमाचल में गारंटियां दी, लेकिन हकीकत यह है कि वहां कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है।
हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी के बयान पर घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री सैनी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री दलित समाज को अपमानित कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला पर जाति विशेष का नाम लेकर निशाना साधा, जिस पर सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए इसे दलित समुदाय का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नायब सैनी अहंकार में चूर होकर दलित समाज का अपमान कर रहे हैं, जिन्हें पीए और पीएस तक लगाने का अधिकार नहीं, क्योंकि अफसर से लेकर मंत्री तक की लिस्ट दिल्ली से आती है। वे बौद्धिक दिवालियेपन का शिकार हो कर गाली गलौज कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि मैंने सीधे सवाल पूछे कि किसानों को 8 अक्टूबर से आज तक 3,100 रुपये यानी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान का भाव क्यों नहीं मिल रहा। जो वादा नायब सिंह सैनी और बीजेपी ने किया था वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। नमस्कार साथियों, एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। 2 प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3,100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके, श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने, वो 3,100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे। दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो ऊल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं। ये रोहतक के कालानौर मोखरा फाटक के नजदीक रेलवे ट्रैक पर एक युवक की हत्या करके शव फेंका गया। सिर में पत्थर से चोट के निशान और गले में कपड़ा बांधा हुआ था। शक है कि किसी ने बेरहमी से युवक की हत्या कर शव रेलवे लाइन पर लाकर फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक सुबह 7 बजे रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि कालानौर और मोखरा के बीच फाटक के पास एक युवक का नग्न हालत में शव पड़ा हुआ मिला। सूचना पाकर जीआरपी मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि थोड़ी दूर पर खाली खेत में मृतक की चप्पल पड़ी थी। ऐसे में लग रहा था कि किसी ने रेलवे फाटक से दूर पहले युवक की हत्या की, इसके बाद शव ट्रैक के नजदीक लाकर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है। एक डेड बॉडी पड़ी है, उस सूचना पर मैं हम मौके पर पहुंचे। यहाँ पता लग गया कि एक उड़ान गांव का है मृतक, तो इसके परिवार वालों ने शिनाख्त कर दिया। अब इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। ये लग गया है कि इसके साथ में और कुछ साथी होंगे, तो ये इसको पीछे से घसीट के ले आए हैं और इसका गला दबा करके इसी की टी-शर्ट से इसको मार करके यहाँ डाल दिया। पत्थर से भी मतलब पत्थर के निशान तो अभी तक कोई नहीं मिला है। वो हमारी ऑफिशियल टीम भी आई थी, वो तो पोस्टमार्टम के बाद में पता लगेगा। तो घर वालों की हमने ऐसे पता है कोई बढ़ गया, उस पर लोकेशन भेजी है किसी ने और वो वीडियो दिखाई है और उसके फिर हमने पता लग गया जब हम आए। क्या देखा है? हमने कुछ नहीं नहीं देखा, वो बड़ा भाई था दिखाया था, मैंने तो देखा नहीं। मेरा तो फिर बड़े भाई ने बताई है आज जब आए। क्या बताई? ये बताई थी, बोले प्रदीप बोले। और बड़ी खबर सामने आ रही है। निहंग सिखों ने अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस मनाया है। आपको बता दें कि घुड़सवारी कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया है
हरगोबिंद सिंह की रिहाई पर यह त्योहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सिख धर्म के 6वें गुरु थे हरगोबिंद सिंह। निहंग सिखों ने अमृतसर में मनाया बंदी छोड़ दिवस और आपको बता दें कि घुड़सवारी कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। साथ के साथ आपको बता दें हरगोबिंद सिंह की रिहाई पर यह दिन मनाया जाता है। सिख धर्म के 6वें गुरु थे हरगोबिंद सिंह। पंजाब के अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के मौके पर निहंग सिखों ने घुड़सवारी का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दीपावली के अगले दिन सिख धर्म के अनुयायी बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। आपको बता दें कि बंदी छोड़ दिवस मनाने का इतिहास पुराना है। जहांगीर के शासनकाल में सिख धर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब को बंदी बना लिया और गुरु हरगोबिंद साहिब को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया, जहां 52 हिंदू राजा चंडीगढ़ में चलती कार पर पटाखे जलाए गए हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में बीच सड़क पर लोगों का हुड़दंग देखने को मिला है। दीपावली की रात कार पर स्काई शॉट जलाए गए। आपको बता दें कि कार पर आतिशबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए ये देखिए आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। स्काई शॉट चलती हुई कार पर छोड़े गए हैं और कोई भी हादसा हो सकता है। हुड़दंगियों की करतूत जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें कि चलती कार पर आतिशबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। चलती कार में जान से खिलवाड़ देखने को मिला है। सड़क पर हुड़दंगी। और पंजाब पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि गैंगस्टर से हथियार बरामद करने जा रही थी पुलिस। गैंगस्टर विक्की ने मौका देखकर गोलीबारी की। गुरप्रीत सिंह हत्याकांड का आरोपी है गैंगस्टर। आपको बता दें कि पंजाब के तरनतारन में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह विक्की की निशानदेही पर हथियार बरामद करने गई पुलिस पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान विक्की के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद पुलिस ने गैंगस्टर को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर विक्की गुरप्रीत सिंह भूपी हत्याकांड का नामजद आरोपी है। और विश्वकर्मा दिवस के मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मजदूरों के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री कुलदीप सिंह ने सबसे पहले मजदूरों के औजारों को कच्ची लस्सी से साफ किया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की पूजा की और पूजा अर्चना के बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि आज पूरे देश में विश्वकर्मा दिवस मनाया जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा ने शारीरिक श्रम करने के लिए उपकरण दिए हैं। बड़े बड़े हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें भगवान विश्वकर्मा जी से सीख लेनी चाहिए और शारीरिक श्रम करना चाहिए।
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦ ਬੜੇ, ये बाबा विश्वकर्मा जी की देन है। और पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने शिवसेना नेता के घर पेट्रोल बम फेंका है। हरकीरत सिंह खुराना के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। शिवसेना हिंदू सिख विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरकीरत। आपको बता दें कि हरकीरत पंजाब के लुधियाना में अज्ञात बदमाशों का शिकार हुए। आपको बता दें कि लुधियाना में अज्ञात बाइक सवारों ने शिवसेना हिंदू सिख विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरकीरत सिंह खुराना के घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बाइक सवार साफ नजर आ रहे हैं। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इससे पहले कुछ शरारती युवकों ने शिवसेना भारतीय नेता योगेश बख्शी के घर के बाहर कांच की बोतल में भरा डीजल फेंक दिया था। इससे जोरदार धमाका हुआ था। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।